अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़रीन अल्ताफ़। नाज़रीन, आज मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। मानसून का बिल आखिर सीज़न शुरू हो चुका है। मुल्क के कई इलाकों में बारिश जो हो रही है और बिल आखिर गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट गया है। यकीनन कराची वाले इस चीज़ का, इस मौसम का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि लोड शेडिंग जो है उसके मामलात कुछ ठहर से जाएँ और मौसम इसी तरह से खुशगवार रहे। चले नाज़रीन, ये तो बात हो गई मौसम की। कल भी हमने बात की थी बच्चों की नशोनुमा के हवाले से, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से। अक्सर हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की जिस्मानी सेहत और नशोनुमा का तो तवज्जो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बच्चों की दिमागी नशोनुमा पर तवज्जो देना भूल जाते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा किस ज़हनी दबाव का शिकार कब और क्यों हो जाता है। हमें लगता है कि सिर्फ बड़े या बूढ़े जो है वो इसका शिकार होते हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो नाज़रीन, चलिए इस टॉपिक को हम बाकायदा डिस्कस करेंगे, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज साथ ही साथ हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं, मैं उनको भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। उनका भी सबसे पहले मैं वेलकम कर लेती हूँ डॉक्टर अताउर रहीम साहब का। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज हमारे साथ ही साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने हमें, हमारे चैनल को दिया, हमारे प्रोग्राम को दिया। सर, सबसे पहले मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी। सर, हम कल डिस्कस कर रहे थे बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अताउर रहीम साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस सवाल से क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, कल जब हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि जिस्मानी नशोनुमा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़हनी नशोनुमा पे भी आता है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें ग़िज़ा के हवाले से हमने बात की थी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से बात की थी, और उसके साथ साथ ये भी किया था जब हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों में तो किस हद तक जो है हमें वीनिंग में उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे दूर रखा जाए, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ये तमाम चीज़ों पर बात हो रही थी। उसके अलावा कुछ कंसर्न्स भी थे जो कॉल्स के हवाले से भी आए कि कुछ ने ये भी कहा कि जी बच्चा जो है हमारा देर से बैठना शुरू किया है, कुछ ने ये भी कहा कि जी बच्चा हमारा देर से चलना शुरू हो रहा है या वज़न में कंपैरेटिवली कम है। तो डेफ़िनेटली जब हम बात करते हैं ग़िज़ा के हवाले से, तो जब ग़िज़ा का और बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाए तो ये तमाम जो क्वेरीज़ और कंसर्न्स होते हैं, जो लोगों के सवालात हैं इससे रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक एड्रेस इस हवाले से हो जाते हैं कि बच्चे अगर अपने आप को अच्छी डाइट, घर की साफ़ सुथरी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, जैसे आपने कहा कि गैजेट्स का जो है वो यूज़ कम से कम किया जाए, तो इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट बॉडी पर आता है। और जब कहते हैं ना कि एक हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा, तो डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट अगर खुदा ना खास्ता किसी भी तौर पे नेग्लिजेंस आ जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है फिर वो ज़हनी नशोनुमा पर भी आता है, जिससे हमने कहा था कि इंशाल्लाह हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आतिफ साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़हनी नशोनुमा बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जहाँ तक ज़हनी नशोनुमा का आपने सवाल किया उसके बारे में सबसे पहले तो मैं जो WHO की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक है कि डिज़ीज़ जो होती है और हेल्थ का जो ताल्लुक़ है वो आपकी फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग से है। आपको फ़िज़िकली एक्टिव और हेल्थी होना चाहिए, आपको मेंटली अलर्ट और काम एंड क्वाइट होना चाहिए, और आपको सोशलाइज होना चाहिए ताकि लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर सकें। बिकॉज वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन, वी कैन लिव इन अ वैक्यूम, वी आर अ सोशल एनिमल, और हमें डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें जो है ना एक सोशल गैदरिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कह रहे अब जैसे कि आपने जिक्र किया था कि बच्चों की जो नशोनुमा होती है तो पेरेंट्स जो है वो फ़िज़िकल हेल्थ पे, जो उनकी जिस्मानी सेहत पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन उनकी जो असाबी या उनकी जो दिमागी सेहत है जिसे मेंटल हेल्थ हम कहते हैं उस पर तवज्जो नहीं देते। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया था। उसकी वजह असल में यह है कि पेरेंट्स के अंदर एक डिनाइल होता है। वो ये समझते हैं कि बच्चों में ज़हनी अमराज हो नहीं सकते, बच्चे तो जो कि मासूम होते हैं, लिहाजा इनको क्या ज़हनी तौर पे टेंशन है, क्यों टेंशन होगी। हम इनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इनकी अच्छी स्कूलिंग होती है, इनकी हम अच्छी ग्रूमिंग कर रहे हैं, इनकी हम डाइट का ख्याल रख रहे हैं, बाकी जो इनके जो लाइफ के जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स हम सारी फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इनको टेंशन क्यों नहीं हो रही। लेकिन असल में ऐसा है नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है, जैसे मैंने WHO की डेफिनेशन का जिक्र किया, तो उस लिहाज से जो
मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग जो है ना, ये कम्प्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो उसके लिहाज से जो आपका मेंटल हेल्थ है, तो मेंटल हेल्थ जो है सिर्फ बड़ों को इफेक्ट करती है, इस तरह बच्चों को भी इफेक्ट करती है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बच्चों को इफेक्ट करती है, और वही बच्चे फिर अगर उसको आप एड्रेस ना करें, जिनमें बचपन में उनमें एक मेंटल हेल्थ की सिचुएशन होती है, उनके अंदर साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, तो वो इवाल्व करते करते वो ग्रेजुअली जो है ना, वो चलते चलते जो है ना, वो अडल्ट लाइफ में उनके चला जाता है, और फिर अडल्ट लाइफ में उनको साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, उसको हम देखने के लिए हमें 3 पर्सपेक्टिव को देखना पड़ता है। कि एक तो उसके बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर बड़ों में भी और बच्चों में भी इक्वली मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही साथ हम कॉल्स भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा जो भांजा है वो 11 साल का है, अभी जून में हुआ है। तो वो खाता तो है, समटाइम्स वो नहीं खाता, बट ये है कि जब वो मांग कर खाता है तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अपनी एज के हिसाब से। ठीक है जी, तो ऐसा क्या उसके साथ ऐसा क्या करना चाहिए कि वो कितना वेट कितना है इसका? 11 साल उम्र आपने बताई बच्चे की। वेट मेरा नहीं, मैंने वेट किया नहीं है, तकरीबन अच्छा। 25-30 होगा आई थिंक। ठीक है। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी हैं? खेल कूद, भाग दौड़, पढ़ाई, ये तमाम चीज़ें कैसी नज़र आती हैं? पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, और उसे क्यूरियोसिटी बहुत है कि सोलर सिस्टम वगैरह ये वो सर्च करना, और अच्छी ये बात है। उसे रात को सुबह सूरज निकलता हुआ देखना बहुत पसंद है। चल, मतलब फिजिकली अगर हम बात करें, फिजिकली बच्चा एक्टिव है? जी, एक्टिव है। ठीक हो गया। देखिए एक चीज़ तो जहन में रखें कि जब हम बात करते हैं ओवरऑल जनरल हेल्थ की, तो उसमें जो फिजिकल अपीयरेंस है वो लेस काउंट करती है एज़ कम्पेयर टू जो उसकी एक्टिविटी है। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कि बच्चा जो है अगर भाग दौड़ अच्छा कर रहा है, जहन के हवाले से बात की, पढ़ाई पे भी फोकस कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है चीज़ों के अंदर, थोड़ा बहुत डेफिनेटली ये जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि इम्पैक्ट आता है, और इसका डिफरेंस आता है कि बाज़ औक़ात कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करते हैं कुछ चीज़ों में, खाने के हवाले से। वेट गेन इज़ नॉट द कंसर्न कि वज़न ज़्यादा होना चाहिए, गोबलू सा लगना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि बच्चा फिज़िकली कितना एक्टिव है, अटेंटिव है। अगर फ़र्ज़ करें आप बहुत ही बल्कि अच्छा एक शेप आपको नज़र आ रहा है कि हाँ बहुत सेहतमंद है जिस्मानी तौर पे, लेकिन अगर वो डल है, अगर वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही वो पढ़ाई के ऊपर, तो फिर फिर इसको हम फिज़िकली फ़िट नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो आपने इस चीज़ का मतलब मेन फोकस जो रखना है वो इस चीज़ पे रखना है, जहाँ पर अगर ये चीज़ें लैक हों तो फिर हमारा कंसर्न शो होता है। जी ठीक है, ना, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करिए, कहाँ से? दिलशाद बात कर रही हूँ कराची से ना। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मुझे पता करना था कि मेरा बेटा ना 3 महीने के होते हैं, मतलब 3.5 महीने के उनके होते हैं, 9 तारीख को ना वो 4 महीने के हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, लेकिन ना ये मैंने अपने भाई से गोद लिया है ना। ठीक है, है। ये मदर फीड पे इतने ज्यादा नहीं रहे, मतलब 36 तक रहे बस। ठीक है, ठीक है। तो ना मुझे पता करना था कि अब मैं इनको मतलब छोटा का ये सूजी वगैरह उनकी खिला सकती हूँ। अच्छा, देखिए बात ये है कि 3 से 4 महीने का अभी बेबी है, अभी तो इसको लॉन्ग टर्म जो है वो मदर फीड पे होना चाहिए आइडियली। ठीक है, इसकी ओवरऑल सेहत के लिए भी ज़रूरी है। कल भी हमने जिक्र किया था कि एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है माँ से, और उसकी एक बहुत बड़ी सोर्स जो है वो आपका मदर फीडिंग है। तो अप्रिशिएट किया जाए। अभी जो है इसको 4 महीने के बाद से 4 to 6 मंथ्स पे आके आप आहिस्ता आहिस्ता जो है, अब ये भी 3 महीने का है ना, चौथे महीने के बाद से आहिस्ता आहिस्ता आप इसको सेमी सॉलिड्स पे स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने ये भी प्रेफर किया था कि आप जैसे अंडे की जर्दी हो गई या आलू मैश करके हो गए, बहुत सॉफ्ट करके पॉरेजेस भी दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप बाहर से नहीं भी अफोर्ड कर सकते, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बाहर से ही वो प्रोडक्ट्स खरीदें, अगर घर में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बच्चे को फीड अप कर सकते हैं, तो आइडियली बेहतर ये है कि मदर फीड जितना ज़्यादा अरसे दी जाए वो बेहतर है। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं राबिया नवीद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जी। मेरा बच्चा जो है ना वो 2.5 साल का है, तो एक तो वो खाने में बहुत ज़्यादा तंग करता है, खाता नहीं है, और खा लेता है पर उसके पीछे लेके भागना पड़ता है, तंग करता है। और ना इसमें ना कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ना इसके दांत जो आगे वाले फ्लोर है ना
वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं। अच्छा स्टार्टिंग से। जी तो इसकी रीज़न मालूम करनी थी कि ये ऐसा क्यों है? कैल्शियम की मैं सिरप ठीक वगैरह है। भी दे रही हूँ, मेरा ख्याल सब से कुछ कर जी रही जी ठीक हो गया। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, मेरे ख्याल से ये है कि डॉक्टर आतिफ सईद जो है इसका ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर जो है वो जवाब दे सकेंगे, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट तो वो बच्चों की साइकी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जी जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब। देखिए, जैसे आपने कहा कि बच्चा आपका 2.5 साल का है और 2.5 साल की उम्र में सिर्फ उसके खाने का इशू का आपने जिक्र किया, बाकी आपने उसके हेल्थ इशू की तरफ कोई इंडिकेट नहीं किया। इसका मतलब है अदरवाइज़ बच्चा नॉर्मल है, वरना आप उसका जिक्र करती। तो खाने में बच्चे वैसे चूज़ी होते हैं और बच्चों की डाइट बाज़ दफ़ा जो है ना वो सिलेक्टिव डाइट भी होती है। तो आप कोशिश करें कि उसको डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेक्सचर की डाइट जो होती है वो दें आप, ताकि हर तरह की वो डाइट खाए। क्योंकि बच्चा एक एक तरह की डाइट खा के जो है ना आमतौर पे उसमें हैबिट उनके बन जाती है सेम डाइट खाने की वजह से। तो उसकी आप डाइट उसके चेंज कर किया करें। वैसे 2.5 साल का बच्चा तो उसको आप नॉर्मल डाइट की तरफ लेके आएँ और इसको जो है जैसे डॉक्टर अता रहीम साहब ने पहले कहा कि आप इसको नेचुरल डाइट दें। आप इनको जो प्रिजर्वेटिव डाइट या टिन फूड डाइट है या जो जंक फूड है उसकी तरफ कम लेके जाएं, जो होममेड डाइट्स हैं वो इनको दें। और अदरवाइज जो आपने कैल्शियम का जिक्र किया, तो कैल्शियम का तो सिरप आप उसको दे रही हैं, तो आप उसको सन एक्सपोजर की तरफ लेके जाएं। उसको डेली जो है हम कोशिश करें कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम उसको धूप में रखें। मत धूप से रखने से मुराद ये है कि उनको खेलने के लिए अलाउ करें, वो ग्राउंड में जाएँ खेलें। आजकल चूँकि कोविड की ज़रा क्राइसिस, तो उसमें आजकल बच्चों को ज़रा कम बाहर निकलने दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपका छत है, उसका रूफ टॉप है, आपकी बालकोनी है जहाँ पे धूप थोड़ी बहुत आ रही है, तो मेरे ख्याल है उसको आप ज़रा सन एक्सपोजर देंगी तो उसकी जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगी। लेकिन अदरवाइज़ जो आपका बच्चा जो है मुझे हेल्दी लग रहा है, उसमें इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जी बात कर रहा हूँ। जी अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरा एक छोटा भाई है हंसला अली। जी जी उसको ना कुछ अर्सा पहले ना लकवे की शिकायत हुई थी, लकवे की। ठीक है, उम्र कितनी है नाज़रीन? जी, उनकी आपकी उनकी एज क्या है? सर होगी उसकी 15। 15। ओके। 15 ईयर्स 15 16। ठीक है, ठीक है जी। बीमारी तो ठीक हो गई थी लकवे की। उसके बाद उसको सर में दर्द होने लगा था और मसल्स पे। मसल पेन, ठीक है। जी। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? और उसको ना इतना एक्टिव भी नहीं है, काम वगैरह भी नहीं करता वो घर में ना। ठीक है, ठीक है। बैठा रहता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है टीवी देखने लगता है, कोई एक्टिविटी उसकी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे या हम ब्रेक की तरफ चलेंगे? मेरे ख्याल से जो पैरामीटर बताया, 15 साल उम्र बताई है इन्होंने, बताया लकवे का इशू आया था, यानी फेशियल या बेल्स पैल्सी उसको हो चुकी है। बहरहाल बहुत यंग एज है इसके अंदर, बेल्स पैल्सी बहुत रेयर होती है। बहरहाल डेफिनेटली नाज़रीन ब्रेक आप देख लें, उसके बाद फिर इसका जवाब ज़रूर डॉक्टर आप कहीं मत जाइएगा। बिल्कुल, हम आपको डॉक्टर आतिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अता रहीम भी मौजूद हैं। आपका जवाब जो है हम ब्रेक के बाद देंगे। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ पे बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा और जहनी नशोनुमा के हवाले से। ब्रेक से पहले हमसे कॉलर ने जवाब पूछा था, तो मैं डॉक्टर आतिफ से पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आप क्या उसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जैसे उन्होंने बताया था कि उनका 15-16 साल का उनका बच्चा है और उसके साथ जो है ना उसको असल में उसको बेल्स पैल्सी का इशू हुआ है। और उन्होंने शायद ये नहीं बताया कि वो बेल्स पैल्सी कितनी रिकवर हुई है, आदर वो कम्प्लीटली रिकवर हुई है या पार्शली तौर पे रिकवर हुई है। तो दोनों सूरतों में जो है होता ही है कि जब कोई आपकी बॉडी के अंदर डिसफिगरमेंट होती है, कोई बॉडी का पार्ट जो है ना आपका डैमेज होता है और उसके जो है उसका पैटर्न या उसका इमेज जब ख़राब होती है, तो अल्टीमेटली उसका आपकी साइकी पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है इस केस में भी वो थोड़ी बहुत उसकी रिकवरी शायद मुकम्मल तौर पे ना हुई हो, और अगर रिकवर मुकम्मल हो भी गया है तो तब भी जो कुछ अर्सा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो उसको फेशियल पैल्सी, उसका जो मुंह जो है उसके अंदर टेढ़ापन हुआ है, तो अल्टीमेटली उससे आपकी एक मेंटल सेहत पे जो है असर पड़ता है, जिसे हम साइकेट्री में बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम कहते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो एक सेल्फ इमेज होता है, आपकी सेल्फ इस्टीम होती है, वो बॉडी की डिसफिगरमेंट की वजह से इफेक्ट होती है, और फिर उसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको स्ट्रेस होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आप समझते हैं कि मुझे ही क्यों हुआ है, किसी और का नहीं क्यों नहीं हुआ, और आमतौर पर इस उम्र में होना भी नहीं चाहिए। और जैसा कि कादर ने जिक्र भी किया कि जो उनका बच्चा है वो काम का पढ़ने में उसका दिल नहीं
लगता है, ज़रा अलग से रहता है, अलूफ़ रहता है, आइसोलेटेड रहता है। तो ये अलूफ़ रहना, आइसोलेटेड रहना, ये इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि उसके साथ कोई ना कोई स्ट्रेसेस उसके लाइफ में ऐसे हैं। तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि आप उनकी उसके इन्वायरमेंट को देखें, उसके जो फ्रेंडशिप है, जो उसके पीयरशिप है, उसको देखें कहाँ पे उसके साथ कोई इशू तो नहीं है जो कि साइकोलॉजिकल इशू। अगर इस एज में अगर आप कोई अगर है भी है तो उसको अगर एड्रेस करें तो फिर वो उसकी मेंटल हेल्थ पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उस पर पॉजिटिव आउटकम उसका आएगा। ठीक यानी है, एक फिजिकल अपीयरेंस की वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया हुआ है। ठीक है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे शहजाद हैं? भट्टी बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर आतिफ सईद से पूछना ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी है 9 साल की, जी जी और वो जब सोती है तो अपने बाएं हाथ का अंगूठा जो है ना वो मुंह में लेकर चूस कर देती है, और बार बार हाथ हटाने से भी ना थोड़ी देर वो हटेगा, उसके बाद फिर ना जैसे ही वो ख्वाब में जाएगी फिर दोबारा ना वो ऑटोमेटिकली अंगूठा जो है अपने मुंह में ले लेती है। उसकी 9 साल उम्र है, तो ये उसकी हैबिट ना सोने में है, यानी कि वैसे एक्टिव जब होती है सुबह फिरते चलते वो जी। नहीं अंगूठा मुंह में लेती, सही। रात को ये जब सोती है तो उस पर ये अमल करती है। अभी भी वो सोई हुई थी तो उसने वो अंगूठा जो है ना मुंह में लिया हुआ था। वो ओपीडी ऑनलाइन से डॉक्टर आपसे इसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेहरबानी ये बता दें, कुछ गाइड कर दें। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? इसके क्वेश्चन में मैं ये कहूँगा कि एक साइकोलॉजिस्ट थे सिगमार्ड फ्रेड, उन्होंने एक पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर पेश किया था जिसमें ईट, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट था। और ईट जो है ना वो बचपन की जो एक तरह की आदत होती है, मुंह में जो है ना अंगूठा डालना, उसको सक करना, बस सकिंग रिफ्लेक्स पे उसका ज़्यादा फोकस होता है। तो ये ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चा, देखें अब बचपन में बच्चों के अंदर मुंह में अंगूठा डालने की आदत होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो ग्रेजुअली वो आदत उनकी ख़त्म हो जाती है जब वो स्कूल एज की तरफ जाते हैं, वो एडोलेसेंस एज की तरफ जाते हैं। लेकिन बाज़ बच्चों में अनफॉर्चुनेटली वो जो एक हैबिट बना होता है जो बचपन में होता है, वो चूँकि कुछ अनकॉन्शियस इम्पल्सेस ब्रेन पे होती हैं जिसकी वजह से वो उससे ओवरकम नहीं कर सकते और वो उसी में स्टेगनेंट होकर रह जाते हैं। तो ये जो है बच्ची का जो ये ज़ाहिर तो ये कर रहा है कि ये इसकी फ़िलहाल इसका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है वो ज़रा कम है, इसीलिए वो अर्ली एज की तरफ, रिग्रेशन की तरफ उसका माइंड है। अभी उसका माइंड जो है वो फुली मैच्योरिटी लेवल या जो उसकी एज अप्रोप्रिएट जो है उसके बिहेवियर की तरफ नहीं आया है। तो मैं तो इनसे ये कहूँगा कि आल दो जो है देखने में तो वो सही लग रहा है कि बच्ची को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं इनको ये कहूँगा कि लाहौर में किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट को चेक करवा लें, दिखवा लें। और दूसरा है उसकी स्कूलिंग को देखें, अगर उसकी स्कूलिंग में भी फ़र्क पड़ रहा है, उसका IQ अगर कम है, उसका बच्चों के साथ बिहेवियर में खुदा न खास्ता कोई अगर अबनॉर्मलिटी है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को उनको चेक कराना पड़ेगा। लेकिन वैसे इस उम्र में ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर से हट के है और इसके कोई ना कोई इम्प्लीकेशंस होती हैं जो कि साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं और अल्टीमेटली फिर उस पर उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं कराची से वैसे एहतिशाम बहुत बात कर रही हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मुझे अपने बेटी के बच्चे के बारे में मालूम करना है। वो जो है बच्चा जो है अब तकरीबन 4.5 साल का हो गया है और कनाडा से मेरी बच्ची आई है अब तकरीबन 1.5 साल पहले ना। ठीक है। बताओ, बच्चा जो है उसकी बर्थ वहीं कनाडा की है। तो जब कनाडा में थे तो ये बच्चा जैसे पेरेंट्स और बच्चा इंग्लिश बोलते थे घर में ना, वो बच्चा भी इंग्लिश पेरेंट्स से बात कर, कम्युनिकेशन जो थे इंग्लिश में होती थी। अब यहाँ आके ग्रैंड पेरेंट्स साथ में है ना तो उनसे उर्दू वगैरह भी बात होती है, लेकिन वो बच्चा जो है उसने डॉक्टर्स को भी दिखाया कि वो जो है अब 4.5 साल का है, लेकिन वो पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलता है, टूटे टूटे सेंटेंसेस बोलता है। अब उर्दू बोलने लगा है वो घर में, लेकिन जो है जैसे कोई बात कर, जैसे खाना, मुझे खाना दे दो चाहिए होता तो कहता तुम खाना ले लो, तुम पिज्ज़ा खा लो। और उसके बाद जैसे पिक्चर स्टोरीज होती हैं ना, जो 4 साल का बच्चा छोटी छोटी स्टोरीज बना लेता है, वो बच्चा बिल्कुल स्टोरीज नहीं बना सकता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, पूरी बातें नहीं करता है। अपनी एक डॉक्टर्स को उसने दिखाया है, यहाँ आगा खान में दिला के दिखाया था, अभी फिलहाल वो इस्लामाबाद में है बच्ची। तो डॉक्टर्स ने कहा ये अपनी एज के लिहाज से ना 1 साल पीछे है, तो उस बच्चे की कोई साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट हो सकती है क्या? जी, डॉक्टर आतिफ आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है और ये सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं जो है इसके आंसर में मैं क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में इसको देखूँ, क्योंकि इस बच्चे की ग्रूमिंग, उसकी पैदाइश, उसका जो शुरू के जो उनका इन्फेंट पीरियड जो था, शुरू के 2 साल उसके फॉरेन कंट्री में गुजरे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज बोली जा रही होगी और उसका जो माहौल होगा वो भी अलग होगा। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जो सब मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इस पर इफेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इस बच्ची ने जब बोलना शुरू किया होगा, जब फर्स्ट वर्ड बोला होगा, सेकंड
2 वर्ड उसके लैंग्वेज की वोकैबुलरी हुई होगी या 3 वर्ड पे जब आया होगा तो अल्टीमेटली उसने इंग्लिश में सीखा होगा और उसके ब्रेन के अंदर जो उसकी वोकैबुलरी है उसके वो इंग्लिश के लिहाज से है। तो यहाँ पे जब आया तो वही मैंने जैसे कहा कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाते हैं तो एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन। तो फिर अपने आप कल्चर को दूसरे के साथ डिफ्यूज़ करते हैं, उसको नए कल्चर के मुताबिक फिर अपने माइंड को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बच्चे को असल में वो एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादा कुछ सीरियस इशू है। आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ के कल्चर को, यहाँ की लैंग्वेज को, यहाँ के माहौल को और यहाँ की जो इन्वायरमेंट की डायनामिक्स है उसको इनकॉर्पोरेट करके बच्चा मेरे ख्याल 5 साल की उम्र तक नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा लिया है और मैं इनसे ये कहूँगा कि ये इसको किसी ना किसी स्कूल में जो है ज़रा इन्होंने डाला होगा तो स्कूल वालों से ये कहें कि इसके साथ कोई बुलिंग ना करे, बच्चे के साथ कोई उसका मजाक ना करे। अगर वो बच्चे दूसरे उसके जो पीयर्स हैं उसके साथ मजाक करेंगे, उसको एबनॉर्मल वे में लेंगे तो अल्टीमेटली फिर वो उसकी साइकी को सीवियरली डैमेज कर सकता है। और ख़ासतौर पर ये उसके क्लासमेट्स हैं वो उसके साथ किसी किस्म का मजाक या जोक ना करें जो उसकी शॉर्ट कमिंग है लैंग्वेज के हवाले से। ओवरऑल बच्चे में कोई एज सच मुझे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं लग रहा। वो क्रॉस कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से इशू है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवरकम हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं गुलाम मुस्तफा बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या जी जी ये दैनिक नेशनल माँ के हवाले से मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ी सी डिस्कस करनी थी जी जी कीजिए प्लीज़। कि जो है ना दिमाग फ्रेश नहीं रहता, बहुत जो है ना ऐसे परेशानी रहती है, दिमाग पे बोझ वगैरह रहता है, हालांकि वर्जिश वगैरह भी करते हैं और ऐसे जो है ना टेंशन रहता है। इस हवाले से डॉक्टर साहब से थोड़ी सी मालूमात लेनी थी। ये अपने बारे में पूछ रहे हैं? आप अपने लिए पूछ रहे हैं? जी जी ठीक है। अच्छा, आप जॉब पे हैं या नहीं है? उसका जॉब कर रहे हैं कि आप आउट ऑफ जॉब हैं? जी मैं ऑफिस में हूँ। प्लीज़ अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें वरना आपकी लाइन कट हो जाएगी। जी मैडम साहब देखिए, आपको लग ये रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेसर्स हैं, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके माइंड पे है जो कि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से भी हो सकता है। इसकी वजह से भी बहुत से लोगों को बहुत सारे साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज़ हुए हैं। और उसके साथ ये है कि आपके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपको मैं ये कहूँगा कि आप किसी थेरेपी की तरफ या किसी ट्रीटमेंट की तरफ तो ना जाएँ। आप अपनी लाइफ को जो है ना एक्टिव रखें, थोड़ा सा अपनी सोशल गैदरिंग को ज़रा बेहतर करें, ज़रा वॉक वगैरह करें और हेल्दी डाइट लें। और उसके बाद में थोड़ा सा आप किताबों का मुताला करें और डिफरेंट तरह की जो सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हों और अपने जो आपका हल्का अहबाब है उसके साथ जाके अपने आप को इंटरेक्ट करें तो इंशाल्लाह आप इसको ओवरकम कर लें। कोई ऐसा सीरियस इंशाल्लाह इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर अता और डॉक्टर आतिफ, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि इसका जो है बेहतर बच्चे की बेहतर नशोनुमा, जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए पेरेंट्स का कितना किरदार होता है। लेकिन एक कॉलर्स भी हम साथ साथ ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इमरान बात कर रहा हूँ शाहकोट से। जी क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मेरे बेटे के मतलब पूछना था, उसकी एज है 1.5 साल और वो जो है खाता पीता नहीं है, दूसरा जिद बहुत ज्यादा करता है। अगर जो चीज उसने लेनी होती है वो लेके छोड़ता है, जब ले लेता है तो उसको फेंक देता है या गिरा देता है। सही। और रोना भी उसको पड़े काफी देर तक वो रोता रहता है। लैंग्वेज पूछे वो कितने अल्फाज बोलता है? कितने अल्फाज बोल सकता है वो? जी कितना बोल सकता है आप? मतलब बात करने के हवाले से बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, बोल रहा है, किस तरह अल्फाज निकालता है, कितने अल्फाज निकाल लेता है, कॉपी कर लेता है? वो कॉपी तो कर लेता है, बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है, लेकिन जब उसने कोई चीज़ लेनी होती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिद करता है। जब वो जिद करता है तो उसकी वजह से तो ना वो कुछ खाता है ना कुछ वो पीता है और उसका डे बाय डे जो है वजन भी वो कम होता जा रहा है। ठीक है। अभी कितना वेट है बच्चे का? अभी इसका कितना वेट है? अभी इसका 12 पाउंड वेट है इसका। 12 पाउंड। ठीक है जी। 6-7 किलो हो रहा है। ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इस एज में तो बच्चे के लिए प्रेडिक्ट करना कि उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा।
फिज़िकली बच्चा उनका शायद थोड़ा सा वीक लग रहा है, लेकिन एक मैं बात बता दूं कि हर माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा वीक लगता है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये डॉक्टर साहब ने कल भी यही बात की और उस लिहाज से अब ये है कि इनको जो है, अब जो बच्चे का बता रहे हैं कुछ इसके बिहेवियर जो है वो कोई थोड़ा सा एज अप्रोप्रिएट नहीं है, जिस एज के लिहाज से कह रहे हैं कि बच्चा एंगर करता है, ज़िद करता है, कोई चीज़ मांगता है। तो अब मैं इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा एक नाजरीन के लिए बता दूं कि इस तरह के जो बच्चों में इस उम्र में जब ये प्रॉब्लम आते हैं तो वो फ्यूचर में, मैं इस बच्चे के लिए ख़ास तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि आमतौर पे इस तरह के जो बच्चों के अंदर बिहेवियर होते हैं, जो रिफ्लेक्सली एक्ट करते हैं, एंगर करते हैं, खाने पीने में ज़रा ज़िद करते हैं, तो उनमें कुछ अरसे के बाद ऑटिज़म या ADHD एक बीमारियाँ होती हैं बच्चों में, तो उसके चांसेस होने के होते हैं। तो उस लिहाज से सबसे पहले मैं इस बच्चे के लिए खासतौर पर ये एडवाइस करूँगा कि इसकी जो डाइट को जो है वो डिफरेंट तरह की इसको डाइट दें, एक डाइट पे उसका ना रखें, इसके टेस्ट चेंज करते रहें, डिफरेंट तरह की इसको गुज़ा दें, इसको होम मेड चीज़ें दें, इसको मिल्क दें, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह दें इसको, और जो घर पे सूजी का जैसे बनी होती है या दलिया होता है, साबूदाना होता है, इस तरह की चीज़ें दें, और इसको थोड़ा सा इन्वायरमेंट में लेके जाएं, इसके जो इसके साथ जो दूसरे बहन भाई उसको बोलें इसको ज़रा इन्वायरमेंट में ले जाएं ताकि ये इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करे, तो उससे इसकी मेंटल हेल्थ जो है, इसमें मुझे लग रहा है कि ये बच्चा शायद घर पे बंद है, ज़्यादा उसका इंटरेक्शन नहीं है, तो इसलिए बच्चा ओवरली रिएक्ट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा और पूछना चाहूँगा कि अमूमन देखने में आता है, क्योंकि एक घर में अगर 3-4 बच्चे हैं तो हर बच्चे का बिहेवियर एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि बिल्कुल एज इट इज़ एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो। और फिर ये भी देखा गया कि कुछ बच्चे जैसे शुरू में कहा जाता है बहुत शरारती होते हैं, बाद में जाके वो बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए नज़र आते हैं। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं, या अगर मेंटल जैसे भी आप बात कर रहे थे कि मेंटल जो है वो ग्रोथ अगर सही नहीं है, थोड़ा सा भी उसमें फ़र्क आ रहा है, लेकिन क्या ये माइनर लेवल जो कि एक रूटीनली हमें आम घरों में देखने में आते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किसी भी न्यूरो साइकोलॉजिस्ट को क्या कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, या ये चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं कि हम इसको बहुत सारी, यानी बहुत या तो क्लियर कट डिमार्केशन हो कि हाँ इस टाइप की अगर कोई चीज़ आ रही है तो फिर हम ज़रूर कंसल्ट करें, वरना जैसे अभी इन्होंने इशू का बताया, या तो ये वेरिएशंस तो अमूमन घरों में मिलते हैं। आप क्या कहते हैं सवाल? देखिए, जब तक कोई भी आपका बिहेवियर किसी बच्चे का सोशोपैथिक ना हो, जिससे दूसरे को हार्म होने का ख़तरा हो या उसको खुद को हार्म होने का ख़तरा हो, उससे पहले आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक तरह का नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है जो कि ओवर द टाइम इवॉल्व करता है। तो इस लिहाज से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जो पर्सनैलिटी आपकी होती है, तो पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने कहा था एक ईगो सुपर ईगो का जो सिग्मॉइड फ्रेड का था, उसके अलावा एक और जो पर्सनैलिटी होती है वो एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक और इंडोमार्फिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं। और ये पर्सनैलिटी ट्रेट बाय बर्थ उनके अंदर इवॉल्व होती हैं, और ग्रेजुअली जो है ना ये आस्ता आस्ता जैसे बच्चा बड़ा आता है तो उसके अंदर वो चीज़ें सरफेस पे आती हैं जैसे जैसे बच्चा जो है ना वो ग्रो करता है। लेकिन इस तरह प्रेडिक्ट करना किसी को कि ये इसकी पर्सनैलिटी जो है ना ये ऐसी होगी, ये नहीं होता। ये तो आपके इन्वायरमेंट से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, लेकिन बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने बताया, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, ये पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे एंडोमॉर्फिक आपने एक्टो और बीजोमॉर्फिक का कहा, मकसद ये कि अंदर से पर्सनैलिटी बाहर की तरफ निकलना, आम लफ्ज़ों में अगर इसको डॉक्टर साहब अभी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, तफसीली डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज आप करना चाहते हैं, डॉक्टर आतिफ भी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर अताउर रहीम भी यहाँ मौजूद, हम कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो OPD ऑनलाइन। साथ ही साथ हमें कॉलर ने भी ज्वाइन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मियां वकार बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरी दोनों डॉक्टर साहिबान से, सबसे पहले तो मैं आप GTV को OPD ऑनलाइन पे मुबारकबाद पेश करूँगा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे, थैंक यू सो मच। आप अल्लाह करे इसी तरह लोगों की रहनुमाई करते रहें। मेरे साथ इशू ये है कि मेरा बेटा कोई अभी 10 से 11 साल का है। ठीक है। वो माशाल्लाह हेल्दी है, हर तरह से एक्टिव है। उसके साथ इशू ये है कि वो पेशाब और पखाना, वो वॉशरूम में नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा करके वो बस जब भी कभी, जब उनको बड़े प्यार से भी, डांट से भी, हर तरह से हमने देख लिया, लेकिन उसका ये मसला रिजॉल्व नहीं हो पा रहा।
ठीक है। वॉशरूम में कहते हैं मुझसे बैठा नहीं जाता, टांगों के बल मुझसे बैठा नहीं जाता, कुछ इस तरह की वो मतलब जो है, लेकिन वो कभी कभी हो जाता है, कोई महीने के बाद भी 1-2 दफा के बता दे और चला जाए वॉशरूम। अदरवाइज ये है कि वो बहाना बीच में कर देता है। ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? नहीं, मेरा यही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर अता साहब आप क्या कहेंगे और फिर आतिफ साहब? देखिए मेरे ख्याल से डॉक्टर आतिफ इसका बेहतर जवाब देंगे। वो हैबिट्स की बात है कि हैबिट डेवलपमेंट है एज के साथ। जब हम पॉटी ट्रेन की बात करते हैं बच्चों के हवाले से, यूरिन ट्रेन के हवाले से बात करते हैं, तो ये प्रैक्टिस भी पेरेंट्स को ही करानी चाहिए है। आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो इतना पैम्पर्ड होते हैं हर लिहाज से, यानी एक फिजिकल पैम्परिंग भी होती है और एक वैसे भी पैम्पर किया जा रहा होता है बच्चों को। तो ऐसी सूरत में फिर ये जो रिस्पॉन्सेज हैं या ये जो प्रैक्टिसेस है ये थोड़ा सा डिले हो जाती है। डॉक्टर आतिफ मेरे ख्याल से इस पर ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। असल में ये जो बच्चों की जो, जैसे डॉक्टर अता रहीम साहब ने कहा कि एक टॉयलेट ट्रेनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि माएँ जो अपने बच्चों को शुरू से करवाती हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा जो है फुली टॉयलेट ट्रेन हो जाता है और ख़ुद से जब उसको एलिमिनेटिंग डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें यूरिन का पास करना और स्टूल का पास करना। उसमें जो यूरिन पास करना है उसको जो है हम नक्टर्नल एंजुरेसिस कहते हैं, और जो स्टूल का पास होता है उसको हम इनकोपेरेसिस कहते हैं। तो ये दोनों डिसऑर्डर जो एलिमिनेटिंग डिसऑर्डर में आते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो है ये जो कॉलर थे इनके जो बच्चे को दोनों उसमें हो रहे हैं, उनको इनकोपेरेसिस भी हो रहा है और उसको नक्टर्नल एंजुरेसिस भी हो रहा है। तो ये दोनों डिसऑर्डर होने की वजह यह है कि इनके पेरेंट्स के लिए ज़ाहिर है एक बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ज़ाहिर है अगर बच्चा 11 साल का है और वो फुली टॉयलेट ट्रेंड नहीं है तो वो पब्लिक गैदरिंग में भी कर देता होगा, और अपने जो उनका जो होम का जो एक एनवायरनमेंट है उसमें भी एक उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और जो दूसरे बच्चे जो उनके हैं जो कि छोटी एज के होंगे तो उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो उस लिहाज से जो इसकी, अब मैं रूट काज की बात करूँगा तो इसका रूट काज आमतौर पे जो हम एज अ न्यूरो साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगा तो वो एक साइकोलॉजिकल होता है। कोई ना कोई इन्वायरमेंट में उसको ऐसी स्ट्रेसर्स हैं जिसको जो वो फेस करते हुए वो टॉयलेट की तरफ नहीं जा सकता या नहीं जा रहा या उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो इसके लिए तो अब एक तो ये है कि इसका जो बॉटम लाइन ये है कि इन्होंने ज़ाहिर है इन्होंने किसी न किसी पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया होगा, फैमिली फिजिशियन को भी चेक कराया होगा, लेकिन मैं इनको एडवाइस कर देता हूँ कि इनका एक स्टूल डीआर करवा लें, एक स्टूल का चेक करवा लें, यूरिन का चेक करवा लें और इनका पेट का एक अल्ट्रासाउंड करा लें, एब्डामन का अल्ट्रासाउंड करवा लें, ताकि उससे पता चल जाए कि कोई इसके अंदर कोई डेवलपमेंटल कोई, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यह है कि उसके यूरिन के जो ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी या कोई एनोमली ना हो, या जो उसकी डेफिकेशन का जो प्रॉब्लम है, जो उसको स्टूल पास करने के जो कैनाल है उसके अंदर कोई बाई बर्थ डिफेक्ट ना हो जिसकी वजह से बच्चा जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को भी चेक करा लें और किसी पीडियाट्रिशियन के पास चले जाएं तो वो भी उसको बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल आती हैं, अगर एक फिजिशियन ये कहता है, पीडियाट्रिशियन कहता है कि इसके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसको साइकोलॉजिकल है, तो फिर इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके इसका इंशाल्लाह इलाज इसका हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा इनको दोनों एंगल को देखना पड़ेगा। क्या मेडिसिनल सपोर्ट दी जाती है फिर ऐसी सूरत में? जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए मेडिसिनल सपोर्ट दी जाती है। आमतौर पे एमिप्रामीन नाम की एक टैबलेट आती है, वो आमतौर पे बच्चों को दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है। तो उससे ये होता है कि बच्चों के अंदर जो होता है यूरिन का कंट्रोल और स्टूल का कंट्रोल जो है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था कि बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा में पेरेंट्स का कितना किरदार होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब पहले आप उसका जवाब दें। देखें पेरेंट्स का किरदार, जैसे मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि जब हम ग्रो कर रहा होता है बच्चा, चाहे वो जिस वक्त, यानी कहते हैं ना बच्चे इतने रिस्पॉन्सिव होते हैं कि एक छोटा बच्चा जो कि महीने का है, अगर आप उसके थोड़ा सा घूर के देखेंगे, थोड़ा गुस्से से डांटेंगे तो बच्चा रिस्पॉन्स करता है, मुंह बनाता है। और वही चीज़ अगर आप थोड़ा सा, यानी तो उनको सब समझ आ रहा होता है, फील कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब वो इतनी माइनर चीज़ें इस छोटे लेवल पे 1 महीने का बच्चा ऑब्जर्व कर सकता है, तो जस्ट इमेजिन कि जब बच्चा ग्रोइंग फेज़ में हो, जिसमें साल का हो गया या 1.5 साल, तो जब वो चलने फिरने पर आता है, तो ऐसी सूरत में तमाम उसकी ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं, उसका रोल मॉडल जो है उसके पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स उसको जिस तरीके से, जिस कहते हैं ना ये पौधे की तरह है, जितना सीधा रखेंगे उतना ही सीधा डेवलप होगा, कि बाद में कोई सपोर्ट देकर उसको बांधना ना पड़े। ये वो वाली बात है कि आपको शुरू में ही इसको, इस दरख्त को जो पौधे को लगा रहे हैं, तो उसको हर लिहाज से देखें, उसको अपीयरेंस में भी देखें, उसकी फ्रेशनेस भी देखें, पत्तों में मुरझानापन नहीं होना चाहिए, एक खिलापन होना चाहिए, उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके। तो ये तमाम फैक्टर्स पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। अगर कहीं पे नेग्लिजेंस दोनों में से किसी एक में भी हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस में भी आता हो, मेंटल, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा
कि मेंटल जो है रिटार्डेशन या उस लेवल पर ग्रोथ नहीं हो पाए, मेंटल अप्रोचेस ना डेवलप हो पाए जो एक कोई भी शख्स चाहता है वो अपने बच्चों के हवाले से। बिल्कुल। डॉक्टर आतिफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल पेरेंट्स इतने बिजी हो चुके हैं, इतना आप बिजी लाइफ है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता बच्चों को प्रॉपर टाइम देने के लिए। पहले जो है वो माएँ जो है वो बच्चों को स्टोरी टेलिंग करती थी जब वो बेड पे जाते थे, लेकिन अब उस चीज़ का भी टाइम नहीं है और बच्चों को पेरेंट्स ने जो है वो गैजेट की तरफ जो है माइल कर दिया। तो इस हवाले से भी आप ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। जो आपने जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मैं गैजेट से शुरू करूँगा। या जो स्क्रीन टाइम है ये पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों में स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें। जो बच्चों को मोबाइल उनके हाथ में दे दिया जाता है या टैबलेट उनके हाथ में दे दिया जाता है, इससे बच्चों पे जो है बहुत ही बैडली जो है नेगेटिवली जो है इम्पैक्ट आ रहा है और उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें मेंटल डेवलपमेंट इफेक्ट कर रही है। जब आपकी मेंटल डेवलपमेंट आपकी इफेक्ट होती है तो अल्टीमेटली वो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट में उसका बहुत तरीक़ों से जो है उसका इफेक्ट आता है। तो उसके लिहाज से जो पेरेंटिंग का ये है कि पेरेंट्स का साथ जितना माँ और बच्चे का या बाप और बच्चे का जितना इंटरेक्शन होगा उतना अप्रोप्रिएट और नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और इसका जो है जवाब डॉक्टर अता रहीम साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बल्कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी उन्होंने दे दिया है। आमतौर पे होता यह है कि पेरेंट्स को जो अपने इंटर पेरेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो उनके स्पाउस के आपस में रिलेशनशिप की बात होती है, जो उनके घर के अंदर जो स्ट्रेसर्स होती है, तो उसके लिए ये है कि बच्चों के सामने अपने कोई भी शॉर्ट कमिंग जो उनके इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो उनके घरेलू इश्यूज़ हैं, जो उनके ख़ानदानी इश्यूज़ हैं, वो एटलीस्ट बच्चों के सामने डिस्कस ना करें और उनकी प्रॉपर स्कूलिंग पे उनको तवज्जो दें। उनका प्रॉपर एक होमवर्क का एक टाइम रखें, उनके मदरसे जाने का जैसे टाइम होता है, स्कूल जाने का टाइम होता है। तो अगर बच्चे का एक मुनासिब तरीके से उसका एक शेड्यूल में उसको रखेंगे, उसका प्ले टाइम का खुद ज़रूर ख्याल रखें। आजकल ये होता है कि बच्चे ने स्कूल भी जाना है, मदरसे भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, लेकिन उसने खेलने के लिए नहीं जाना। तो ये जो सोशलाइजेशन ना होने जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। एक बच्चा होता है, अगर एक घर में अगर 3-4 अगर बहन भाई हैं या एक घर में अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर 2-3 फैमिली रह रही हैं, तो एक बच्चा बैठा हुआ पढ़ रहा है, उसको पता होता है कि मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो तो बाहर ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो इसका बच्चे के मेंटल अलर्टनेस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। लिहाजा बच्चों को एक नॉर्मल वे में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ एंड डॉक्टर अता रहीम साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ने हमें टाइम दिया और वक्त जो है वो बहुत कम है, लेकिन सवालात अभी भी यकीनन बहुत ज़्यादा जो मुझे भी करने, जो यकीनन पेरेंट्स को भी करने हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम डॉक्टर आतिफ को दोबारा अपने शो में ज़रूर दावत देंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा कहूँगी। मुझे डॉक्टर साहब को, डॉक्टर आतिफ को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते रहिएगा OPD ऑनलाइन। अलविदा।